कहानी की शुरुआत करूं उससे पहले आपको ये तस्वीर दिखाना चाहता हूं। ये तस्वीर एक जहाज की है, समंदर में ये जहाज। और अगर आप ध्यान से देखें तो एक जंग पुराना ये जहाज, लेकिन विशालकाय है, काफी बड़ा है। अब क्या आप यकीन करेंगे कि इस एक जहाज के लिए दो सुपर पावर, अमेरिका और रूस, दोनों इस कदर आपस में लड़ बैठे। और कहते तो ये हैं कि मामला यहां तक चला गया था कि शायद न्यूक्लियर वॉर छिड़ जाए, लेकिन रूस ने ऐसा कुछ किया नहीं। और अब बातचीत के जरिए इस मसले का हल निकाला जा रहा है। इस जहाज की पूरी कहानी और इस जहाज में ऐसा क्या है जिसके लिए अमेरिका और रूस आमने सामने आ गए, उससे पहले थोड़ी सी समंदर की भी जानकारी ले लेते हैं। इस पूरी दुनिया में जो तमाम देश हैं, 200 से ज़्यादा यूएन के हिसाब से मेंबर जो हैं, उनमें ज़्यादातर क्या, सभी देशों की अपनी एक सरहद होती है, एक सीमा होती है। और उसी सरहद और उसी बॉर्डर और उसी सीमा के अंदर वो देश, उस देश के लोग, उनकी नागरिकता, उनके कानून, संविधान सब चलते हैं और वो पूरे देश पर लागू होता है। तो हर देश ने अपनी सरहद तो नाप रखी है कि उसकी सरहद कितनी लंबी चौड़ी होगी। हर देश की अपनी सीमा है, उसके बाद दूसरा देश शुरू हो जाता है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि ये जो समंदर है, जो पूरी दुनिया का लगभग 1/3, कहते हैं ना कि पानी समंदर ही है, तो ये जो बहुत सारे ऐसे देश, अगर आपने कभी समंदर में सफर किया हो तो समंदर में चले जा रहे हैं, पता ही नहीं चलता है, और उसके इर्द गिर्द कोई देश नहीं, कोई द्वीप नहीं। तो समंदर के उन इलाकों पर किन देशों का कब्जा होता है? जैसे एक देश की सरहद है तो पता है कि ये देश की सरहद के अंदर है, इसकी हुकूमत है। समंदर पर किसका कब्जा होता है? क्योंकि जब तक समंदर की हम गहराई को नहीं समझेंगे, फिर इस जहाज की असलियत समझ में नहीं आएगी। तो असल में होता यह है कि इस पूरी दुनिया में जितने भी समंदर हैं, 64%, 64% समुद्री हिस्सा, लगभग 2/3, वो किसी के देश के अंडर में आता ही नहीं। मतलब वो एक तरह से एकदम बिल्कुल आज़ाद है, ना किसी उसके देश की हुकूमत है उस पर, ना किसी देश का कानून चलता है। 64% पूरे समंदर का जो इलाका है वो किसी भी देश का नहीं, ना किसी देश का उस पर अधिकार जता सकता है। तो फिर उन समंदर में क्या होता है? और जो 64 को छोड़ दें तो बाकी के 36 का क्या है? तो ऐसे अपने इंडिया के हिसाब से इसका बेस्ट एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे अपना इंडिया जो एक प्रायद्वीप है, प्रायद्वीप मीन्स ये कि जिसके बॉर्डर, सरहद समंदर से भी लगते हैं और ज़मीन से भी लगते हैं। तो पाकिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, इन सब के सरहद हमारे ज़मीन से लगते हैं। अब जैसे श्रीलंका है तो समंदर से लगते हैं। तो भारत जो प्रायद्वीप है, इसकी जो ज़मीन वाली जो सरहद है उसको छोड़ दें तो हमारा जो पूरा भारत जो फैला हुआ, वैसे अगर ज़मीन के हिसाब से देखें तो लगभग 75,000 किलोमीटर, एग्जैक्ट है 75,516.6 किलोमीटर के दायरे में पूरा इंडिया है। ये ज़मीनी क्षेत्रफल मैं बता रहा हूँ। अब इसी 75,000 में जो इंडिया फैला हुआ है, इसमें से 9 स्टेट ऐसे हैं हमारे देश के, या 9 राज्य, और 4 यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित राज्य। जैसे केंद्र शासित में दिल्ली भी है, चंडीगढ़ भी है, और भी बहुत सारे हैं, अंडमान है। तो 9 स्टेट और 4 यूनियन टेरिटरी वो है जो ज़मीन के साथ जिनकी बॉर्डर समंदर से भी जाकर लगता है। मतलब हमारे पूरे स्टेट में से 9 स्टेट और 4 केंद्र शासित प्रदेश, इनकी सरहद समंदर से भी लगती है। अब पूरे जो भारत की अगर हम बात करें जो समंदर से लगता है, तो समंदर में हम कहाँ तक हमारी हुकूमत होगी या कहाँ तक हमारा अधिकार होगा, इसको लेके बाकायदा एक इंटरनेशनल लॉ बना हुआ, यूएन ने बनाया, जिसको पूरा सारा देश फॉलो करता है। अब जैसे हमारा अगर मान लें किसी भी समुद्री अधिकार को कि कितना किसका मालिकाना हक होगा उस समंदर पर, उसको 3 कैटेगरी में बांटा जाता है। सपोज अगर हम इंडिया हैं तो हमारे इंडिया से जो भी समंदर लगता है, उस समंदर के 22.22 किलोमीटर तक का रेंज, मतलब देश हमारा जहाँ पे ज़मीन ख़त्म और समंदर शुरू, तो उस समंदर में 22.22 किलोमीटर तक का जो समुद्री इलाका होगा वो भारत का होगा। उस 22.22 किलोमीटर के रेंज में किसी और देश की घुसपैठ या मछली पकड़ना या कुछ और भी नहीं कर सकता, वो इलीगल है। तो 22.22 किलोमीटर तक हर देश है, अगर किसी भी देश का समुद्र लगता है तो अगला
लगभग 22.5 किलोमीटर मान लीजिए, 22.25 किलोमीटर, वो समंदर का मालिकाना हक उस देश का होगा। इसके बाद फिर आता है 22 किलोमीटर के बाद जो दूसरा है वो है 44.44 किलोमीटर। 44.44 किलोमीटर का वो एरिया होता है जो 22 के बाद आगे का हिस्सा समंदर का, जहां पर कोई भी अपना बोट या प्लेन ला तो सकता है लेकिन परमिशन लेना पड़ेगा। अगर इंडिया का 22 किलोमीटर तक का तो हमारा पूरा मालिकाना हक है, लेकिन अगर 44 किलोमीटर आगे कोई मछली पकड़ने आ गया, किसी और देश का कोई बोट नाव लेकर आ गया, तो उसे इंडिया से परमिशन लेना पड़ेगा घुसने के लिए, और फिर वो परमिशन लेकर आ सकता है। तो एक तरह से वहां तक भी उसी देश का राइट है जिस देश से वो 44 किलोमीटर के दायरे में समुद्र आता है। इसके बाद आता है फिर एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ये जो है किसी भी देश के सरहद से 370 किलोमीटर समुद्र में आगे 370 किलोमीटर बाद का जो एरिया है समुद्र का, फिर वो उस देश का उस समंदर पर कोई हक नहीं होता। मतलब 22.22 किलोमीटर तक है, 44.44 किलोमीटर तक परमिशन लेके भी आ सकते हैं, लेकिन जैसे ही 370 किलोमीटर आगे आप पहुंचे, किसी भी देश से अगर समुद्र लगता है और 370 किलोमीटर दूरी पर आप पहुंचते हैं, तो वो एरिया फिर उस देश के अधीन नहीं आएगा, ना वहाँ कुछ आपकी दादागिरी चलेगी, ना हुकूमत चलेगी, और वो एक तरह से एक आप ये कह सकते हैं कि किसी भी देश का अधिकार नहीं होगा, और उसको कहते हैं हाई सीज। हाई सीज जब भी शब्द आप सुने तो हाई सीज का मतलब ये हुआ कि समंदर आज़ाद है, इस पर किसी देश का, अगर आप कहीं से गुजर रहे हैं उस रास्ते से और हाई सीज मिलता है, तो इसका मतलब है वो किसी देश के अंडर में नहीं है। तो फिर उस देश का कानून भी नहीं चलेगा, उस देश की बाकी नियम वियम भी नहीं चलेंगे, और एक तरह से पूरी दुनिया के हर देश का एक आप मान के चलिए कि फिर सभी वहाँ बराबर हैं। तो ये समंदर की तो आपने कहानी सुन ली, जैसे बॉर्डर की होती है समंदर कि किसी एक देश के 22.22 किलोमीटर तक का समंदर उसके अंडर में होगा, 44 किलोमीटर के बाद परमिशन लेकर आना पड़ेगा, और जहाँ 370 किलोमीटर होता है उसके बाद उस समंदर पर किसी की बपौती नहीं। तो 64% वर्ल्ड में समंदर ऐसा है जिस पर किसी देश की बपौती नहीं है, वो हाई सीज है 64%। 36 अलग अलग देशों के अंडर में आता है। तो ये कहानी तो अब समंदर की आप समझ गए। इसके बाद अब आप वापस आते हैं इस जंग लगी जहाज पर, इस पुराने जहाज पर। आखिर इस जहाज को लेकर अमेरिका और रूस आमने सामने कैसे आ गए, और क्या कुछ हो सकता था इस एक जहाज के लिए। बात 7 जनवरी की है। आपको याद होगा 3 जनवरी को अमेरिका ने वेनेजुएला के जो प्रेसिडेंट हैं और उनकी वाइफ वेनेजुएला की राजधानी में घुसकर उन दोनों को किडनैप किया और अपने साथ अमेरिका ले गए। ड्रग्स के मामले में इल्ज़ाम लगा करके अब उनके ऊपर मुकदमा चलेगा। इसके साथ ही अमेरिका ने एक फरमान जारी किया कि अब वेनेजुएला से कोई तेल नहीं खरीदेगा। ये भी एक दादागिरी है, और आपको पहले ही बता चुका हूँ कि वेनेजुएला इस पूरी दुनिया में तेल के भंडार के मामले में नंबर 1 कंट्री है। सऊदी अरब, ईरान, इराक, कुवैत, ये सब पीछे हैं। वेनेजुएला वो देश है जिसके पास तेल का भंडार सबसे ज़्यादा है, लेकिन अमेरिका ने रोक लगा रखी है। अब तेल आप खरीद नहीं सकते, क्योंकि ट्रम्प साहब का ये है कि अब उस तेल पे कब्जा करके वो बेचें, वो पॉलिसी बनाएं, वो सब कुछ करें, तो अमेरिका पैसे कमाए। तो खैर अब आपने ये रोक लगा दी, जैसे ईरान पर भी रोक है। लेकिन होता क्या है कि ऐसी रोक के बावजूद बहुत सारे देश दूसरे ज़रिए से तेल खरीदते हैं या तेल लेते हैं उस देश से। जैसे आप ब्लैक मार्केट के हिसाब से सुनते हैं कि बहुत सारी चीज़ें बैन है कहीं, लेकिन बिकती तो है। तो सेम ऐसी वेनेजुएला के साथ 7 जनवरी को तो वेनेजुएला के पास से जब ये जहाज़ गुजर रहा था, अमेरिकी कोस्ट गार्ड इस पर निगरानी रखे हुए थे, लेकिन फिर अचानक ये हुआ कि जहाज़ गायब, क्योंकि ट्रैकिंग सिस्टम जो था जिससे ये लोकेट करते पकड़ते, वो इस जहाज़ ने ऑफ कर दिया। तो अब ट्रैक कर नहीं पा रहे। तब उस जहाज़ के ऊपर युगांडा का झंडा लगा हुआ था, लेकिन उससे पहले जब ट्रैक किया था अमेरिकी कोस्ट गार्ड ने, तो ये पाया कि युगांडा का झंडा है। और हर देश जो हाई सी में अपने प्लेन भेजता है तो उस पर उस देश का झंडा होता है, या फिर उनका ये कि उन्हीं के देश का ये जहाज़ है, उसकी पूरी डिटेलिंग होती है। तो जब अमेरिकी कोस्ट गार्ड ने इसको चेक करना शुरू किया तो फिर पता चला कि ये युगांडा का इस पर झंडा लगा हुआ है, लेकिन असल में ये रूस का बेला 1 शिप है। बेला 1 पहले रूस का यही शिप, इसी का नाम यही था। बाद में रूस ने इसका नाम बदल दिया
और रूस ने इसका नाम बदल कर फिर एक दूसरा नाम रख दिया। खैर, अब जब कोस्ट गार्ड ने इसको पकड़ा फिर ये गायब, तो कोस्ट गार्ड को, अमेरिकी कोस्ट गार्ड को लगा कुछ गड़बड़ है। वेनेजुएला में से तेल खरीदने पर वैसे ही रोक लगा रखी है, लेकिन ये भी पता है कि लोग बड़े बड़े जहाज़ों में टैंकर में तेल लेने के लिए आते हैं। तो असल में ये जो जहाज़ है ये रूस का जहाज़ था और ये एक टैंकर था बहुत बड़ा, जिसमें रूस वेनेजुएला से या ईरान से इसी तरीके से तेल लेता और ले जाता। तो ये एक विशालकाय जहाज़ आप इसे कह सकते हैं और टैंकर। ईरान पर भी प्रतिबंध लगा रखा है अमेरिका ने कि आप तेल नहीं बेचोगे या लोग नहीं खरीदेंगे बहुत सारी वजहों से। तो उसी तरीके से वेनेजुएला पे भी लगाया। अब हालांकि उसको हम दादागिरी ही कहेंगे, लेकिन खैर, जब वेनेजुएला की तरफ ये जहाज़ गुजरा तो अमेरिकी कोस्ट गार्ड की नज़र पड़ी, उसके बाद ये गायब हो गया। फिर अमेरिकी कोस्ट गार्ड ने इसको ढूंढना शुरू किया तो अचानक फिर देखा कि अब युगांडा का झंडा गायब, अब उस पर रूसी झंडा लगा हुआ है। जब रूसी झंडा लगा हुआ और फिर उसको चेक किया कि ये क्या है, तो पता चला कि इस जहाज़ का नाम मैरीनेरा है, मैरीनेरा। लेकिन जब रिकॉर्ड खंगाला गया तो पता चला कि असल में मैरीनेरा महीने भर पहले तक इसका नाम बेलावन था और रूस का ही था। तो रूस के रिकॉर्ड में और रूस के जो आप हाई सी में जाते हैं उस हिसाब से जब चेक किया गया तो निकला कि हाँ, मैरीनेरा ये शिप रशियन है, रूसी, और झंडा भी वही लगा हुआ था। लेकिन अमेरिका ने अब उसका पीछा करना शुरू किया और उसे पता था कि ये शायद वेनेजुएला की तरफ तेल ही लेने गए। अब मामला हाई सी जो मैंने आपको बताया 64% समंदर का इलाका, जिस पर किसी की दादागिरी नहीं, किसी की बपौती नहीं। लेकिन अमेरिका ने पीछा करते करते आखिरकार इस शिप को, मैरीनेरा को घेर लिया और फिर इसे अपने कब्जे में ले लिया। जब इस शिप को अमेरिका ने कब्जे में लिया तब उस वक्त इसके अंदर करीब 26 के आसपास स्टाफ थे। इनमें से 17 यूक्रेन के थे, 6 जॉर्जिया के थे, 3 इंडियन और 2 रूसी। तीनों इंडियन इसी जहाज़ पर काम करते थे। अब जहाज़ को पकड़ने के बाद इधर रूस को पता चला तो रूस को गुस्सा आया। इत्तेफाक से जिस जगह पर इस जहाज़ को अमेरिकी कोस्ट गार्ड ने पकड़ा और फिर बाद में अमेरिका के तमाम लोग आए, वहाँ पर रूस का सबमरीन, जो सबसे खतरनाक पानी के अंदर रहता है, और वो सबमरीन जिससे आप न्यूक्लियर हथियार भी छोड़ सकते हैं, वो मौजूद था इसी शिप के पास। अब ये था कि अगर रूसी सबमरीन हमला करती है अपने जहाज़ को छुड़ाने के लिए तो क्या होगा, क्योंकि फिर एक न्यूक्लियर वॉर टाइप का मामला हो जाएगा। तो रूसी सबमरीन वहाँ पर मौजूद, खतरा इस बात का कि अमेरिकी जहाज़ ने जो इस जहाज़ को अपने साथ कब्जा करके अपने कब्जे में ले लिया और उसमें रूसी भी है, बाकी भी स्टाफ हैं, तो अब आगे क्या होगा। कहते हैं कि जो सबसे खतरनाक रूसी सबमरीन है वो वहाँ से उसी इलाके में बहुत ज़्यादा दूर नहीं, पानी के अंदर। अब उसके पास उसी सबमरीन में हाइपरसोनिक मिसाइलें भी थी, उसमें गाइडेड एकदम है टॉर्पीडो जो फायर किया कि आपने फिल्मों में देखा होगा, वो सारी चीज़ें थी और वो आसानी से अमेरिकी कोस्ट गार्ड और अमेरिकी जो नेवी के और बाकी लोग उनको निशाना बना सकता था, उनके जहाज़ों को निशाना बना सकता था। लेकिन रूस ने ऐसा नहीं किया। इसकी वजह क्या थी? इसकी वजह ये थी कि अगर रूस ऐसा करता तो शायद उसके अपने इस सबमरीन को भी अमेरिका निशाना बना सकता था। असल में जिस जगह पे ये सबमरीन है और जैसे ही अगर आप इस सबमरीन से गाइडेड टॉर्पीडो छोड़ते दुश्मन पर, तो फिर एक आवाज़ आती और उसी आवाज़ से, जो सबमरीन की आवाज़ है, जब इस तरह के टॉर्नेडो छोड़े जाते हैं तो अमेरिकी सोनार पर उसके वॉइस से ये पता चल जाता कि ये सबमरीन का एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ है। और जब एग्जैक्ट लोकेशन पता चल जाता तो अमेरिका पलटवार करता और सबमरीन को नुकसान पहुंच सकता था। दूसरा, फिर ये ऐलान में जंग हो जाता। तो दोनों चीज़ें थी। तो अब अगर इस सबमरीन पर अमेरिका को पहले पता चल जाता एग्जैक्ट लोकेशन, अमेरिकी हमले में सबमरीन को नुकसान होता और उस सबमरीन के अंदर 100 से ज़्यादा लोग, जो सैनिक, नाविक, इन सारे लोगों की मौत भी तय थी। फिर यह भी था कि क्या एक इस जंग लगी जहाज़ को छुड़ाने के लिए रूस अपनी इस बेशकीमती और इतने महंगे सबमरीन को मतलब गंवाने का जोखिम ले सकती थी। क्योंकि एक्सपर्ट का यह मानना है कि अगर इस सबमरीन के सामने उस जहाज़ की कीमत देखें
तो शायद उस जहाज़ में तेल ही लेने के लिए गए थे वहाँ पर, तो जहाज़ की कीमत ज़्यादा से ज़्यादा $1-8 मिलियन होती या कुछ मिलियन डॉलर होती। लेकिन जो रूसी सबमरीन है उसी इलाके में तैनात थी, उसकी कीमत जानते हैं कितनी है? करीब 3 से 4 बिलियन डॉलर। और ये रूस के लिए सबसे कीमती है सबमरीन, क्योंकि इस सबमरीन को उस इलाके में तैनात कर वो लगातार एक तरह से अमेरिका पर दबाव भी बना के रखता है, क्योंकि वो वहाँ से भी न्यूक्लियर वेपन छोड़ सकता है सबमरीन के ज़रिए। तो 3 से 4 बिलियन डॉलर कीमत के इस बेशकीमती सबमरीन को वो बर्बाद करना नहीं चाहता था, इसीलिए उसने सबमरीन का इस्तेमाल नहीं किया। और रूस ने बाद में यही कहा कि ये लोग एक सारे मिशन पर गए हुए थे और इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से ये समंदर का इलाका अमेरिका की बपौती नहीं, उनकी जागीर नहीं है, ये हाई सी है, और वो रास्ता भटक गए थे, तो इसलिए उनको छोड़ दें वरना अंजाम बुरा होगा। बातचीत हुई, अमेरिका ने 2 ही इस जहाज़ पर सैनिक थे, उन दोनों को तो छोड़ दिया, लेकिन जो हमारे 3 भारतीय हैं और बाकी लोग हैं भी, यूक्रेन के, जॉर्जिया के, उन्हें नहीं छोड़ा है। और अभी बातचीत चल रही है और अमेरिका का ये कहना है कि इन्होंने इंटरनेशनल कानून का उल्लंघन किया है, इन्होंने वेनेजुएला में तेल खरीदने की कोशिश की है, जबकि हमने रोक लगा दी। अब वेनेजुएला से तेल खरीदने का फरमान अमेरिका ने जारी किया, ये इंटरनेशनल लॉ या फिर यूएन की तरफ से तो है नहीं, तो जाहिर सी बात है इसे भी आप गुंडागर्दी ही कहेंगे, दादागिरी कहेंगे, और क्या कहेंगे। लेकिन जो एक्सपर्ट है उनका ये कहना है कि अगर गलती से इस जहाज़ को छुड़ाने के लिए कहीं रूस सबमरीन का इस्तेमाल कर लेता तो फिर पलटवार अमेरिका भी करता और एक जहाज़ के लिए ये जंग तय थी। अभी भी मामला ठंडा नहीं हुआ, तनाव बिल्कुल यूएस और अमेरिका के बीच में इस एक जहाज़ को लेकर, और जहाज़ अभी भी अमेरिका के कब्जे में है। अब देखना है कौन सी बातचीत के बाद ये मसले का हल होता है। लेकिन मानना पड़ेगा कि जब यूएन तक ने कानून बना रखा है कि भैया समंदर की सीमा ये है, समंदर का इतना इलाका इसका है, ये फ्री है, तो जो बाकी के फ्री वाले हाई सी हैं उस पर भी गुंडागर्दी जारी है। तो ये थी आज की कहानी।